हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे से आपकी लर्निंग प्रोसेसेस चल रही होंगी, सब्जेक्ट को आप धीरे धीरे सीखने लगे हैं। कुछ बच्चों के फ़ोन कॉल्स भी आए थे, सर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया हम लोग समझ पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग समझते रहें। ओके, तो चलिए इसी समझने और समझाने की प्रक्रिया के अगले चरण में एक बार फिर मैं संतोष पांडे JRS ट्यूटोरियल्स दुर्गाकुंड वाराणसी से आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज हम लोग नर्वस सिस्टम का जो CNS पढ़ रहे थे, उस CNS का एक जो ब्रेन पढ़ चुके, अब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूं। आप अच्छे से कॉपी वगैरह लेकर के बैठ जाइए नोट करने के लिए, अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। तो आप ध्यान दीजिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा जब हमारी स्कल से बाहर आता है, या कह लीजिए कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का जब एक्सटेंशन हमारी स्कल से बाहर आता है, स्कल के एक ओपनिंग से होकर के बाहर आता है, उस ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम से जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर की ओर आता है, अब उसे स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? स्पाइनल कॉर्ड। तो जहाँ तक हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसे हम सिंपली डिफाइन करेंगे क्या, तो सिंपली हम कहेंगे इट इज एक्सटेंशन ऑफ CNS। CNS का ही एक्सटेंशन है। कहाँ से? क्रेनियम से बाहर की ओर। किसके थ्रू? फोरामेन मैग्नम से होकर के। तो आप देखेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ CNS आउट ऑफ क्रेनियम, आउट ऑफ क्रेनियम किसके थ्रू? थ्रू फोरामेन मैग्नम। इस तरह से आपने देख लिया एक इंफॉर्मेशन। दूसरी बात यहां पर हम कहेंगे बच्चों कि सिंपली कहेंगे कि इट इज एलोंगेटेड। कितना? तो 42 से 45 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर वाइड एंड hollow structure, hollow structure। ओके, अब सवाल उठता है कि इसका जो ग्रे मैटर होता है, यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो ग्रे मैटर की बात करेंगे तो देखिए ये H शेप है या बटरफ्लाई शेप है, और इसका जो व्हाइट मैटर होता है आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से। आप देखें, 2 डॉर्सल, 2 लेटरल एंड यहाँ पर दो डॉर्सल, 2 वेंट्रल एंड 2 लेटरल कॉलम में ये बना डिवाइडेड है। तो वाइट मैटर की जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को कहते हैं फ्यूनिकल्स। तो टोटल 6 फ्यूनिकल्स में डिवाइडेड होता है कौन? ये वाइट मैटर। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जैसे ब्रेन में आपने देखा कि ग्रे मैटर बाहर होता है, वाइट मैटर अंदर होता था, बट यहाँ पर उल्टा है इसका। यहाँ पर वाइट मैटर पेरीफेरी की ओर है एंड ग्रे मैटर इज लोकेटेड इन द सेंटर रीजन। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि इसमें आप देखेंगे एनाटॉमी की बात करेंगे। तो एनाटॉमी में हम लोगों को दिखाना होगा कि इसका ग्रे मैटर है वो कैसा है, वाइट मैटर है वो कैसा है। तो आप देखेंगे ग्रे मैटर कैसा है जी, तो आप कहेंगे H शेप या बटरफ्लाई शेप्ड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा वाइट मैटर, तो ये है इन पेरीफेरी, पेरिफेरल रीजन में है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे
पेरीफेरी, और डिवाइडेड है ये 6 फ्यूनिकल्स में। तो आप लिखेंगे डिवाइडेड इन 6 फ्यूनिकल्स या कॉलम्स, इस तरह से। और ये ग्रे मैटर की बात कर रहे थे हम लोग, तो ग्रे मैटर इज एच शेप्ड एंड सेंट्रली लोकेटेड। इसकी लोकेशन कहाँ है? सेंटर की ओर है। यहां पर आप देखिए सेंटर में है ये। और यहां पर आप देखेंगे मैंने लिखा था हॉलो स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना। तो हॉलो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां पर एक सेंट्रल कैनाल होती है, आप देखें ये है सेंट्रल कैनाल, और इस सेंट्रल कैनाल के चारों ओर ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, एपिथेलियम दिख रही है, यह एपिथेलियम है एपेंडाइमा। इस तरह से। साथ ही यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि ये है ग्रे मैटर, और ये ग्रे मैटर का जो आप देखेंगे, जैसे मैं अगर ऐसे हूं तो मेरा अगर स्पाइनल कॉर्ड यहां देख रहे हैं तो ये सामने वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये है वेंट्रल सरफेस और या एंटेरियर सरफेस, और ये पीछे वाला जो पोर्शन है दिस वन इज द डॉर्सल और पोस्टीरियर सरफेस। तो यहां पर आप देखेंगे एक इन्वेजिनेशन होता है जिसे कहते हैं, मैं अब कुछ स्पेस यहां मेंटेन कर रहा हूं, ध्यान दें इस चीज को लेकर के, तो हम लोग बात करेंगे। एक चीज और लिख लेंगे यहां पर, पहले एक चीज मैं आपको लिखवा दूंगा कि इट्स डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप टू 5 to 6 ईयर एज। 5 to 6 ईयर एज तक आते आते इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो अब इतनी बात लिखने के बाद में थोड़ा सा हम लोग क्या काम करेंगे कि इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, स्पेस मेंटेन करेंगे और फिर इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना जी? तो आइए इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो डॉर्सल रीजन में इन्वेजिनेशन है इसको आप कहेंगे डॉर्सल या पोस्टीरियर मीडियन फिशर। और यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह से ये है वेंट्रल या एंटेरियर मीडियन फिशर। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डॉर्सल देखेंगे ग्रे मैटर का डॉर्सल रीजन की ओर जो आउटग्रोथ है इसको कहेंगे डॉर्सल हॉर्न। ऑफ ग्रे मैटर। इसी तरह से आप देखेंगे यहां पर वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर हो जाएगा और यहां साइड में लेटरल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर हो जाएगा। तो डॉर्सल हॉर्न बच्चों वो है जिसके थ्रू होकर के एक सेंसरी न्यूरॉन एंटर कर रहा होता है यहां ग्रे मैटर की ओर। जैसे यहां पर हम लोग देखें, यहां थाई रीजन के जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन स्टार्ट होकर के यहाँ जाता है और यहाँ आकर के आप देखिए ये एंटर कर रहा है यहाँ CNS की ओर। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन डॉर्सल हॉर्न में इसके जरा सा हट करके एक स्वेलिंग पाई जाएगी, इसे कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और डॉर्सल रूट गैंग्लियन में इन सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। तो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी या सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले कि स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन करके जब चर्चा हुई थी स्टार्ट में, तो मैंने कहा था कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखिएगा उसको कोरिलेट करेगा यहाँ से।
तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो कि सेंसरी नेचर के हैं वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? दे आर प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो इस गैंग्लियन को आप कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कहानी बन रही है, इसको समझिए। यहां एक चीज देखिए कि ये डॉर्सल रूट हो गया, फिर इसको हम लोग दिखाएंगे क्या, इसे हम कहेंगे वेंट्रल हॉर्न या वेंट्रल, ध्यान दें, डॉर्सल हॉर्न या डॉर्सल रूट हो गया और वेंट्रल हॉर्न इस तरह से। और ये डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न दोनों मिलकर के ज्वाइन करते हैं और तब ये बनती है, आप देखिए, स्पाइनल नर्व। अब देखिए ये स्पाइनल नर्व क्या है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये स्पाइनल नर्व कैसी है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। और इन ब्रांचेस को कहते हैं, आप देखिए, रेमी। इनको क्या कहा गया जी? रेमी। किसकी ब्रांचेज हैं ये? स्पाइनल नर्व की ब्रांचेज हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया डिफरेंट स्ट्रक्चर किसके? स्पाइनल कॉर्ड की। अब दो और स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं। एक तो है कोनस मेड्यूलरिस और दूसरा है फाइलम टर्मिनेल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है जी। तो आप एक तो देखेंगे कोनस मेड्यूलरिस, जी हाँ, कोनस मेड्यूलरिस क्या है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो नीचे की ओर हिस्सा होता है, एकदम लोअर मोस्ट पार्ट या कह लीजिए कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, वो कोनिकल होता है और इसके इस पोस्टीरियर मोस्ट कोनिकल पार्ट को कहा जाएगा कोनस मेड्यूलरिस। तो इसमें आप देखेंगे कि पोस्टीरियर कोनिकल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एक तो ये हो गया पोस्टीरियर कोनिकल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो एक तो ये हो गया कोनस मेड्यूलरिस के रूप में, और दूसरा एक चीज और बच्चों यहां पर आप देखेंगे फाइलम टर्मिनेल। ध्यान दें, फाइलम टर्मिनेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइलम का मीनिंग है यहाँ पर फिलामेंटस और टर्मिनेल का मीनिंग है कि टर्मिनल एंड पर। तो जो कोनस मेड्यूलरिस होता है, मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह से, आप ध्यान दीजिए, ये आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा जो कोनिकल शेप में होता है, इसको कहा गया कोनस मेड्यूलरिस। और इसके जस्ट बाहर की ओर जो मेनिंजेस का फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, इस मेनिंजेस के फिलामेंटस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा फाइलम टर्मिनेल। जी हाँ, फाइलम टर्मिनेल क्या है? फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ मेनिंजेस ओवर द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इस चीज को आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ मेनिंजेस at posterior end of spinal cord। इस तरह से यहां पर आप कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की। इसी के साथ साथ यहां पर आप ध्यान दीजिए, आगे की बातों को हम लोग लेते हैं।
जी हाँ, ओके। तो ये सब बातें हुई बच्चों इससे रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो आप देखेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। जी हाँ, ध्यान देंगे, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की बात करते हैं तो आप देखेंगे दो तीन बातें हमें देखनी होंगी। एक तो ये कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन के रूप में काम करता है। तो आप कहेंगे कि एक्ट्स एज ए फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्रेन। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरा फंक्शन इसका क्या है जी, तो आप कहेंगे कि कई रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म कई रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम करते हुए ब्रेन के वर्कलोड को रिड्यूस करता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ ब्रेन by acting as center for many reflexes। अब एक नई बात आ गई आपके सामने कि ये रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। तो आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शन की। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, सिंपली आप देखिए, कि रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारी बॉडी का हर वह रिस्पॉन्स जो इनवॉलंटरी तरीके से दिया जाता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। कोई भी रिस्पॉन्स, जैसे सलाइवा का सिक्रीशन हो इनवॉलंटरी तरीके से है तो रिफ्लेक्स एक्शन है। हम वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग समय हमारे लेग ऑटोमेटिकली एक के बाद एक उठते जाते हैं तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह से हमारी आंखों में कोई ऑब्जेक्ट अगर एंटर करता हुआ लगता है तो हमारी आईलिड्स ब्लिंक कर जाती हैं ऐसे। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे आईलिड्स की जो ब्लिंकिंग है ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। साथ में यहाँ पर ध्यान दें, किसी पिन के चुभने पर हाथों का पीछे हट जाना या पैरों का ऊपर उठ जाना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो आपको सीधे लिखना है कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी। एंड ये रिफ्लेक्स एक्शन 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ध्यान दें कि इसमें आप देखेंगे ये तो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। एक और बात करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क। जी हाँ, ध्यान देंगे, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मीनिंग हो जाता है, जैसे आप देखिए यहाँ थाई रीजन में जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट हो गए और इनके स्टिमुलेट होने पर यहाँ से सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स आ गई यहाँ पर CNS तक, और फिर यहीं पर इस सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये इम्पल्स चली जा रही है, देखिए वापस यहीं थाई की मसल तक। थाई मसल ये सामने की ओर जो है इसे क्वाड्रिसेप फेमोरिस कहते हैं।
तो ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को जा करके इस क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है, जिससे ये लेग आगे की ओर क्या करता है, एक जर्क के साथ मूव करता है और यहाँ पर नी रीजन में जर्क होता है और इसीलिए इसे नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि एक जो सेंसरी इंपल्सेस को रिसेप्टर से लेकर के इफेक्टर ऑर्गन तक ट्रेवल करने के लिए जो आर्क लाइक पाथवे होता है इंपल्स का, उस आर्क लाइक पाथवे को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। मीन्स हम कहेंगे कि इंपल्स कंडक्शन का जो रास्ता फॉलो किया जाता है एक रिफ्लेक्स एक्शन के समय, उस रास्ते को ही कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क में कम से कम 2 न्यूरॉन का होना जरूरी है। कौन? एक तो सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। हाँ, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं जिनमें यहाँ सेंसरी और मोटर के बीच में एसोसिएशन न्यूरॉन का होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो फिर उस रिफ्लेक्स आर्क को कहेंगे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। और अगर यहाँ पर जरूरी नहीं है, ये न्यूरॉन एसेसरी रोल लेता है बट नॉट एसेंशियल, तो एसेसरी रोल ही है, एसेंशियल रोल इसका नहीं है, इसीलिए इसको मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का मीनिंग है कि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में एक सिंगल सिनेप्स यहाँ पर होगा। और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का मीनिंग ये होता है कि सेंसरी न्यूरॉन आएगा एसोसिएशन पर और एसोसिएशन से इंपल्स ट्रांसमिट होगी मोटर न्यूरॉन की ओर। तो अगर एसोसिएशन न्यूरॉन इसेंशियली इन्वॉल्व है तब तो पॉलीसिनेप्टिक, और अगर केवल एसेसरी रोल है उसका एसेंशियली इन्वॉल्व नहीं है तब उसे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया इन चीज़ों को। अब इस पर हम लोग बात करें कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो रिफ्लेक्स आर्क के लिए बच्चों यहां पर आप कहेंगे आर्क लाइक पाथवे ऑफ इंपल्स कब? ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो आप लिखेंगे इट हैज एट लीस्ट 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? तो आप कहेंगे दैट इज सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इस तरह से कंपोनेंट्स होंगे। हालांकि और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे रिसेप्टर हो सकता है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन हो सकता है, फिर इसके बाद में सीएनएस हो सकता है जो मोस्ट ऑफ केसेज में स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन ब्रेन भी हो सकता है। इसी के साथ साथ देखेंगे मोटर न्यूरॉन हो सकता है या एक्साइटर न्यूरॉन हो सकता है, और इसके बाद में इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है। तो ऐसे हम देखेंगे तो 5 कंपोनेंट हो जाएंगे, बट एटलीस्ट 2 कंपोनेंट तो जरूरी हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को एक्साइटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। हम लोग थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क के बाद हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप कितने हैं, कितनी कैटेगरी में रिफ्लेक्स एक्शन को डिवाइड किया गया है। तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। जी हाँ, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए। टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। हाँ जी, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप की बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या कहानी होगी। रिफ्लेक्स एक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, या हम कह सकते हैं उन्हें अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस, और दूसरे होते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्सेस या लर्नड रिफ्लेक्सेस, जो प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करते हैं, उन्हें लर्नड रिफ्लेक्सेस कहते हैं या कंडीशनड रिफ्लेक्सेस कहते हैं। और जो रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में पहले से उपस्थित होते हैं, जन्म से उपस्थित होते हैं, बाय बर्थ असेंबल्ड होते हैं, उनको कहा जाएगा
अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ओके, तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं ये 2 कैटेगरी रिफ्लेक्स एक्शन की क्या होगी उस चीज को। क्लियर है ना? तो यहां पर हम लोग देखेंगे, एक तो हो जाएगा कंडीशनड रिफ्लेक्सेस और दूसरा हो जाएगा आप देखेंगे अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। अब सवाल उठता है कि कंडीशनड किसको कहेंगे? जो ट्रेनिंग या लर्निंग के थ्रू डेवलप करे। तो आप लिखेंगे डेवलप थ्रू ट्रेनिंग या प्रैक्टिस। लेकिन दूसरे में हम लोग देखें तो आप लिखेंगे कि प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। जी हाँ, बर्थ से प्रेजेंट होंगे, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होंगे बॉडी में। अब सवाल उठता है कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आइए इन दोनों के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है ना? जी हाँ, ध्यान दें कि आप देखेंगे अनकंडीशनड रिफ्लेक्स में प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और कंडीशनड रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो डेवलप आफ्टर बर्थ ड्यू टू प्रैक्टिस। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बर्थ से प्रेजेंट हैं तो आप कहेंगे प्रेजेंट इन ऑल पीपल, और इसमें आप देखेंगे प्रेजेंट इन ओनली ट्रेन्ड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस तरह के रिफ्लेक्स का एक एग्जाम्पल है स्विमिंग। तो स्विमिंग का रिफ्लेक्स जो स्विमिंग की ट्रेनिंग लेगा उसमें तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं लेगा उसमें डेवलप नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हम बात करेंगे कि नेवर डिसअपियर, ये कभी डिसअपियर नहीं होते, लेकिन आप देखेंगे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये डिसअपियर कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कैन डिसअपियर इन एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगी, प्रैक्टिस में नहीं है ये रिफ्लेक्सेस, तो लंबे समय के बाद ये डिसअपियर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देखेंगे कि कहानी हो जाएगी कि इसमें आप लिख सकते हैं पियर्सिंग पिन रिफ्लेक्स, अर्थात पिन चुभने पर हाथों का या पैरों का हट जाना। इसके बाद में आप देखेंगे हॉट टच रिफ्लेक्स, साथ में इसका मतलब है किसी जलती हुई चीज़ को, किसी जलती हुई प्लेट को टच करने पर हाथों का अचानक पीछे की ओर हट जाना। साथ में आप देखेंगे आई ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, और फाइनली यहाँ पर देखेंगे नी जर्क रिफ्लेक्स। और दूसरी तरफ के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे वॉकिंग, साइकिलिंग, टाइपिंग, स्विमिंग, इस तरह से। और आप ध्यान दें इस कंडीशन रिफ्लेक्स के लिए जो सबसे पहले बात बताई गई थी वो इवान पाव्लोव के द्वारा, रशियन साइंटिस्ट थे इवान पाव्लोव, उन्हीं को कंडीशनड रिफ्लेक्स का फादर या कंडीशनड रिफ्लेक्स का इन्वेंटर कहा जाता है। तो आप देखेंगे डिस्क्राइब्ड
बाय इवान पाव्लोव। इवान पाव्लोव ने इसको डिस्कवर किया था, कंडीशनड रिफ्लेक्स को। एक्चुअल में इवान पाव्लोव ने क्या किया था, जैसे एग्जांपल के लिए जब हम लोग खाना खाने लगते हैं तो खाते समय हमारी सैल्यूरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो यह एक अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है और ऐसा सब में होता है। लेकिन कभी आप ध्यान दीजिए, कभी आपने ऐसा फील किया हो कि आपके सामने खाने पीने की चर्चा हो रही हो और किसी डिलीशियस डिश का नाम आ जाए, किसी आपकी कोई फेवरेट डिश का नाम ले ले, और जैसे चिकन वगैरह का, चिकन करी वगैरह का नाम ले ले, या मटर पनीर वेजिटेरियन है तो उसका नाम ले ले, तो ऐसी सिचुएशन में अपनी फेवरेट डिश का नाम सुनते ही आपके मुंह में सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? क्या इसको हम कंडीशन रिफ्लेक्स कहेंगे? बोलिए, क्या इसे कंडीशन कहेंगे या अनकंडीशन कहेंगे? सोचिए। जी हाँ, ये है कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स इसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार उस डिश को खाते खाते आप इतना हैबिचुअल हो गए हैं कि उसका नाम सुनने पर भी या उसके बारे में सोचने पर भी आप में सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ठीक यही एक्सपेरिमेंट, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया था इवान पाव्लोव के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि कई सारे डॉग्स को पाल रखा था उन्होंने, और विसल का साउंड दे करके डॉग्स को खाने पर इनवाइट करते थे वो। तो डॉग्स के सामने प्लेट्स लगी रहती थी, उन प्लेट्स में मीट वगैरह रखा रहता था, तो विसल साउंड सुन करके डॉग्स दौड़ करके आते थे और मीट खाने लगते थे। खाते समय उनमें सलाइवेशन भी होता था। एक दिन इवान पाव्लोव को एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि देखें क्या होता है। विसल साउंड उन्होंने बजाया तो, लेकिन जब डॉग्स दौड़ करके आए तो उनके सामने खाली प्लेट्स रखी हुई थी, कोई मीट नहीं रखा हुआ था उसमें। फिर इस चीज़ को देख करके उन डॉग्स एकदम से देखने लगे, खा तो नहीं पा रहे थे कुछ, बट डॉग्स में सलाइवेशन तेजी से स्टार्ट हो चुका था। तब इवान पाव्लोव ने कहा कि बार बार अगर किसी चीज़ के बारे में बार बार कोई रिफ्लेक्स किसी पर्टिकुलर कंडीशन के कारण परफॉर्म किया जा रहा है, तो उस कंडीशन के बारे में सोच करके भी या उस कंडीशन के लिए एक बॉडी में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स डेवलप कर जाता है। और इस तरह से मीट के बारे में सोचते हुए जैसे डॉग्स में सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, तो इस डिश के बारे में सोच करके जो सलाइवेशन स्टार्ट हुआ, अब यह अनकंडीशन नहीं था, यह ड्यू टू प्रैक्टिस था। इसीलिए इसको क्या कहा गया? कंडीशन रिफ्लेक्स की कैटेगरी में रखा उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स को डिफाइन भी किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिए दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शन को, है ना। फिर बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एनसीईआरटी में एक लाइन एक्चुअली दे करके छोड़ दिया है कि डायग्राम में नी जर्क रिफ्लेक्स को दिखाया गया है, इस डायग्राम को दिखाया गया है, और इस नी जर्क रिफ्लेक्स को आप थोड़ा सा एनालाइज करिए और इसके बारे में सोचिए। तो सोचने की बात ज़्यादा नहीं है, आपको इतना कहना है कि जब यहाँ पर एक हैमर के थ्रू, ध्यान दीजिए, एक हैमर के थ्रू या कह लीजिए कि रबर हैमर के थ्रू जी हाँ, आप ध्यान दीजिए, एक रबर हैमर के थ्रू जब यहाँ पर पटेला बोन की नीचे ये जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट पर थोड़ा सा स्टिक किया, बार बार ऐसे नॉकिंग की जाती है, तो जैसे ही यहाँ पर नॉक करेंगे ना, तो रिलैक्स कंडीशन में जो लेग है वो आगे की ओर मूव कर जाता है, थोड़ा सा ये आगे की ओर मूव कर जाएगा। इसी को कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। इसकी पूरी प्रोसेस की बात अगर हम करें तो नी जर्क रिफ्लेक्स एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन में चली जाती है, और फिर ये मोटर न्यूरॉन चला जाता है इसी थाई मसल को, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को, और ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिससे कि ये लेग आगे की ओर मूव कर जाता है। ऐसा पाया जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रोल, एसेसरी रोल इन इंटरन्यूरॉन का भी होता है। अब इंटरन्यूरॉन का क्या रोल होता है बच्चों? तो जब इम्पल्स यहाँ इंटरन्यूरॉन पर पहुँचती है तो इंटरन्यूरॉन क्या करता है,
अपने टर्मिनल बटन पर मोटर न्यूरॉन के पास एक न्यूरो इनहिबिटर को रिलीज करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। और यह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इस मोटर न्यूरॉन को, जो कि यहाँ नीचे की ओर की मसल को गया है, इस मोटर न्यूरॉन को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकता है, अर्थात इसको इनहिबिट करता है ताकि सेम टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए। अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस लिगामेंट के ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं वहाँ पर। इसीलिए जब इस रिफ्लेक्स को परफॉर्म करवाया जा रहा होता है तो सेम टाइम में ये न्यूरो इनहिबिटर को रिलीज किया जाएगा इंटरन्यूरॉन के थ्रू, और जिससे कि इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन को रोका जाता है। तो इस प्रोसेस को आपने यहाँ पर देख लिया। अब नी जर्क रिफ्लेक्स में दो बातें जरूरी हो जाती हैं। एक तो यह मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है, और दूसरा यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन के समय इंटरन्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, न्यूरो इनहिबिटर को रिलीज करते हैं। इस चीज़ को भी आप जानते रहें। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आज हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरोट्रांसमीटर को समझ लिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, या पीएनएस से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। मैं बता तो चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे कि पीएनएस, अब ये पीएनएस बना होता है नर्व्स के थ्रू। तो आप देखेंगे सिंपली हम यहाँ पर बात करेंगे कि फॉर्म्ड बाय नर्व्स। अब ये नर्व्स क्या होते हैं, तो इसके लिए नर्व्स के लिए हमने बताया है आपको कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स आउट ऑफ सीएनएस, सीएनएस के बाहर जो एक्सॉन के बंडल होंगे उनको कहा जाएगा नर्व्स। तो अब ये नर्व्स जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। जी हाँ, आप देखेंगे क्रेनियल नर्व, cranial nerves and spinal nerves। अब cranial nerves की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सीधे कहेंगे कि which arise from brain, एंड इनकी बात करेंगे तो आप कहेंगे which arise या which grow from spinal cord। अब सवाल उठता है कि क्रेनियल नर्व्स डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में किस तरह से होती हैं। तो आप कहेंगे, आप देखिए कि ये क्रेनियल नर्व्स की कहानी ये हो सकती हैं 8 पेयर इन हैगफिश। जो हैगफिश होती है, मिक्जीन होती है, उसमें पाई जाती हैं 8 पेयर, और इसके अलावा आप देखें 10 पेयर इन एमनियोट्स। जी हाँ, एमनियोट्स में 10 पेयर। एमनियोट्स का मीनिंग होता है बच्चों ऐसे एनिमल्स जिनमें एमनियन पाई जाती है एम्ब्रियो के चारों ओर। तो ये एक्चुअल में एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बात की गई है या एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स के लिए बात की गई है। तो आप देखेंगे इसमें आप कहेंगे दैट इज फिशेस एंड एम्फीबियंस। ये हो गए। फाइनली लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे 12 पेयर, ये हो जाएगी 12 पेयर कहाँ पर जी, तो आप कहेंगे इन एमनियोट्स। किस में पाया जाएगा जी, एमनियोट्स में। अब एमनियोट्स क्या है, एमनियोट्स आर द ट्रू टेरेस्ट्रियल, एमनियोट्स नहीं कहेंगे, थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है, इसको आप समझिए। जी हाँ, अब हम लोग बच्चों बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पीएनएस बना होता है नर्व्स से, और ये नर्व्स होती क्या हैं, तो नर्व्स के लिए जो डिफाइनिंग लाइन होगी हम ऐसे कह सकते हैं
कि नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स located out of CNS, out of CNS, CNS के बाहर जो न्यूरॉन्स के बंडल होंगे वो नर्व्स कहलाएंगी। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नर्व्स का अगर हम एनाटॉमी देखना चाहें तो नर्व की एनाटॉमी कुछ इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। सिंपली यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे एक नर्व को अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं इसको। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सॉन्स हो जाएंगे। एक्सॉन्स के बंडल्स आप देख सकते हैं इजीली। यहाँ आप देखिए किस तरह से, जैसे हम देखेंगे अगर एक सिंगल बंडल को हम लोग देखना चाहें तो ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाया जाएगा ऐसे, एक्सॉन का एक बंडल जैसे आ रहा है, एक्सॉन का जैसे दूसरा बंडल यहाँ पर आप देखिए ये है। तो अब एक्सॉन के इन बंडल्स को कहते हैं बच्चों फेसिकल्स। फेसिकल्स, और फेसिकल्स के अंदर एक्सॉन को आपस में बाइंड करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाएगा, आप देखिए, एंडोन्यूरियम। कनेक्टिव टिश्यू जो फेसिकल्स के इनसाइड है एक्सॉन को बाइंड करने के लिए, ये है एंडोन्यूरियम। एंड एक और कनेक्टिव टिश्यू होगा जो कि इनके बाहर की ओर यहाँ पर पाया जाएगा, फेसिकल्स के जस्ट बाहर की ओर पाया जाएगा, इस तरह से पाया जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, फेसिकल्स के चारों ओर पाया जा रहा है, फेसिकल्स के अराउंड पाया जा रहा है, और ये फेसिकल्स को आपस में बाइंड करने का काम कर रहा है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू को आप कहेंगे पेरिन्यूरियम। एंड एक और कनेक्टिव टिश्यू होगा जो पूरी नर्व को चारों ओर से सराउंड कर रहा है, पूरी नर्व को घेरे हुए है चारों ओर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा। अब इसको आप कहेंगे एपिन्यूरियम। तो आप ध्यान दें, एपिन्यूरियम इज फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व। नर्व की जो आउटर मोस्ट कवरिंग बना रहा है वो है, आप देखिए, एपिन्यूरियम। इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से एक टफ कवरिंग के रूप में ये पाया जा रहा है, एपिन्यूरियम। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे। अब ये नर्व्स जो होती हैं ये 2 टाइप की होंगी। जो ब्रेन से अराइज करती हैं उनको कहा जाएगा क्रेनियल नर्व, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं इनको कहा जाएगा स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे और क्रेनियल नर्व की। तो पहले क्रेनियल नर्व में देखते हैं कि क्रेनियल नर्व वर्टिब्रेट्स में किस तरह से होती हैं। मिक्सिन या हैगफिश में 8 पेयर होती हैं, और एनेमनियोट एनिमल्स में जैसे फिशेज एंड एम्फीबियंस में अगर हम देखें तो उनमें 10 पेयर्स होती हैं। और जो एमनियोट्स होते हैं जिनमें एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियन प्रेजेंट होता है, उन एमनियोट्स में जैसे कि ध्यान दें ये आ जाएंगे यहाँ पर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाएंगी। तो इस तरह से देखेंगे एमनियोट्स में या ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाएंगी, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में 10 पेयर पाई जाएंगी। एक एक्सेप्शन है 8 पेयर वाला, वो है मिक्सिन या हैगफिश, जबकि उसी मिक्सिन का क्लोज रिलेटिव है पेट्रोमाइजोन, उसमें भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं।
तो इस तरह से हमने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व की बात की। स्पाइनल नर्व को अगर हम लोग यहाँ पर देखें ह्यूमन में, तो आप कहेंगे 31 पेयर इन ह्यूमन। और एक और लाइन यहाँ पर मैं आपको यूज करूँगा, ध्यान दें, ये होती हैं ऑल आर मिक्स्ड इन नेचर। जितनी भी हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो कैसी हैं? मिक्स्ड नेचर की हैं, अर्थात उनमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों ही पाए जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये कहानी हो गई यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक और बात देखेंगे कि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें से सेंसरी कौन है, मोटर कौन है और मिक्स्ड नेचर की कौन है। ओके, तो आइए इनकी बात कर लेते हैं, सेंसरी मोटर एंड मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स की। ओके जी हाँ, क्रेनियल नर्व्स को जो सीक्वेंस दिया जाता है वो ब्रेन के एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन की ओर उनके ग्रो करने की बेसिस पर दिया जाता है। तो जो ब्रेन के सबसे आगे की ओर से ग्रो करती है, राइज करती है, उसको फर्स्ट क्रेनियल नर्व, और उसके पीछे सेकंड, उसके पीछे थर्ड, इस तरह के सीक्वेंस को बताया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इन्हें रोमन न्यूमेरल से लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो हो जाएगी आप देखेंगे इस तरह से ऑल्फैक्टरी, फिर इसी के बाद में आप देखेंगे ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, फिर इसके बाद में आप देखेंगे पैथेटिक, या इसी को कहते हैं ट्रॉक्लियर। साथ में यहां पर आप देखेंगे ट्राइजेमाइनल, फिर इसी के साथ साथ देखेंगे एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस के बाद में आप देखेंगे फेशियल, ऑडिटरी, या इसी को कहते हैं बच्चों वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। इस तरह से देन ग्लॉसोफेरिंजियल, और इसके बाद में आप देखेंगे वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, एंड हाइपोग्लॉसल। इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड फाइनली 12th। ये क्रेनियल नर्व हो जाएंगी हम लोगों के लिए। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि बात करेंगे नेचर लिखने के लिए, तो देखिए सेंसरी, देन सेंसरी, मोटर, यहाँ पर आप देखेंगे मिक्स्ड मोटर, मिक्स्ड, और इसके साथ साथ आप देखेंगे क्या है सेंसरी,
और फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी बात करेंगे मिक्स्ड। देन यहाँ पर आप देखेंगे वेगस नर्व है, तो वेगस नर्व की बात करेंगे, ये भी मिक्स्ड हो जाएगी। एंड फाइनली यहाँ मोटर एंड मोटर। तो अगर हम एक लिस्टिंग करते हैं इनकी इन केस, तो लिस्टिंग में हमें ये दिखाई देगा कि सेंसरी को अगर हम देखें, सेंसरी, तो सेंसरी में आप देखिए कुल कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और कहीं सेंसरी नहीं है, सिर्फ 8th पर आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे 1, 2 एंड 8, इस तरह से हम लोग देखेंगे सेंसरी। देन यहां पर अगर हम मोटर देखें तो आप देखिए 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद में आप देखेंगे 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा और लास्ट में यहां 2 और। तो आप देखेंगे मोटर की बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3, 4, 6, 11th एंड 12th, ये हो जाएंगी। एंड फाइनली इन केस अगर हम मिक्स्ड की बात करेंगे, तो मिक्स्ड में आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक तो आप देखेंगे मिक्स्ड हो जाएगी ये 5th वाली, 7th वाली और फिर इसके बाद में आप देखेंगे 9th एंड 10th, तो ये हो जाएंगी आप देखिए 5th, 7th, 9th एंड 10th। तो इस तरह से आप देख पाएंगे सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड की कहानी हमारे सामने आ जाएगी। साथ में बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ और चीज़ें, कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, तो इसके लिए आप कहेंगे 4th अर्थात ट्राइजेमाइनल, समझ रहे हैं? नहीं, ट्राइजेमाइनल नहीं, ये हो जाएगा पैथेटिक या ट्रोक्लियर हो जाएगा। और लार्जेस्ट की बात करेंगे, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, तो ये हो जाएगा बच्चों ट्राइजेमाइनल अर्थात आप देखेंगे 5th क्रेनियल नर्व, ये थिकेस्ट होती है, तो ये हो जाएगा 5th। और इसके बाद में आप कहेंगे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, तो इसकी बात आप करते हैं तो ये हो जाएगा 10th क्रेनियल नर्व या वेगस नर्व। कौन सी? वेगस नर्व लॉन्गेस्ट होगी। और समय समय पर आगे हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सी क्या काम करती हैं, इसको जब टॉपिक आएगा, रिलेटेड टॉपिक, तो आपको वहाँ पर समय समय पर बताया जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने CNS पढ़ लिया, PNS पढ़ लिया। अब 2 चीज़ें इसमें और बचती हैं, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा उसको आपको ब्रीफ करेंगे, और इसके बाद में बच रहा है रिसेप्टर, तो इनको भी हम लोग आगे करते रहेंगे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ANS की बात करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। अब देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सिंपली आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि विसरल मोटर पाथवे, इसका दूसरा नाम है विसरल मोटर पाथवे। सवाल उठता है कि ये क्या होता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम के PNS का वह पार्ट जो CNS से मोटर इम्पल्सेस को ले आता है हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन की ओर, वही बनाता है विसरल मोटर पाथवे, या वही बनाता है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आप ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको विसरल मोटर पाथवे कहा गया है। इसे इनवॉलंटरी मोटर पाथवे भी आप बोल सकते हैं, समझ रहे ना? जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इनवॉलंटरी मोटर पाथवे, इस तरह से भी आप इसको ब्रैकेट में चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? अब सवाल उठता है कि यह इनवॉलंटरी मोटर पाथवे क्या होता है? यह CNS के कमांड इम्पल्सेस को ले आता है हमारे डिफरेंट इनवॉलंटरी बॉडी ऑर्गन्स की ओर।
और यह ANS अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है, तो हम कहेंगे इसको कि जनरली स्टिमुलेटरी इन नेचर। जनरली क्या करता है, ये बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है और इसी का अपोजिट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि जनरली इनहिबिटरी इन नेचर। लेकिन इसकी इस बात के कुछ एक्सेप्शन हैं, ध्यान दें। तो आप देखेंगे एक्सेप्शन क्या, कहाँ कहाँ ये इनहिबिटरी न होकर स्टिमुलेटरी न होकर के इनहिबिटरी हो जाता है, उस चीज़ को हम लोग देखें। तो आप देखिए, ध्यान दें, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इनहिबिटरी है और ध्यान दें इसी के साथ साथ आप देखेंगे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पर इनहिबिटरी रोल प्ले करेगा और आप देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन, यहाँ पर क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन को इनहिबिट कर देगा। कहने का अर्थ ये कि जनरली स्टिमुलेटरी इन नेचर, एक्सेप्शन ये है जहाँ पर इनहिबिशन करेगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम कह रहे हैं इसका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो जनरली इनहिबिटरी इन नेचर आप देखें। लेकिन अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पर स्टिमुलेट करेगा, तो आप देखेंगे तो ऐसे कहेंगे कि प्रोड्यूसेस स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स ऑन कहाँ पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट करेगा, तो आप देखेंगे कि ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट करेगा इन बॉडी ऑर्गन्स पर, जहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करने का काम कर रहा है वहीं पर ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, देन यूरिनोजेनाइटल system and finally blood supply of skin। तो यहाँ पर हम इस तरह से देख लिए। अब सवाल उठता है कि आप देखेंगे कि इसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो एक्साइटेटरी फंक्शन है या स्टिमुलेटरी फंक्शन है वो क्या हैं, तो आप लिखेंगे कि इट स्टिमुलेट्स, ध्यान दें, हार्ट रेट, ध्यान दें, हार्ट रेट एंड बीपी। दूसरी बात हम बात कर सकते हैं कि प्यूपिलरी डायलेशन, और यहाँ पर बात करेंगे स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, साथ में यहाँ पर हम और देखेंगे तो और क्या काम करेगा, और पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन मीन्स रोंगटे खड़े हो जाना, जैसे हमारे बॉडी हेयर्स होते हैं ना, ये स्ट्रेट कंडीशन में आ जाते हैं तो पाइलो इरेक्शन ये होगा। साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा और यहाँ पर देखेंगे
ग्लाइकोजेनोलिसिस इन लीवर और इन सारे फंक्शन को जिनको स्टिमुलेट कर रहा है ये, इन सारे फंक्शन को इनहिबिट किया जाएगा किसके द्वारा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो सवाल उठता है कि ये दोनों अलग अलग तरह का काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें यहाँ इसकी बात, तो ये काम करता है उस समय जब हमारी बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में होती है। जैसे हम किसी से फाइट कर रहे हों, या हम किसी से डरे हुए हों अचानक, या हम रनिंग कंडीशन में या फ्लाइटिंग कंडीशन की ओर जाएं, जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं और हम लोग रन करते हैं, तो उस कंडीशन की ओर जाएं, या बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हो या बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहे हों, हम लोग तनाव की स्थिति में गुजर रहे हों, तो ऐसे सिचुएशन में इन कंडीशन के समय हमारी बॉडी को मैनेज करने के लिए इन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। इसलिए इन कंडीशन के समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और ये क्या काम कर रहा है? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग को इम्प्रूव कर रहा है, जिससे हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा, हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए इसकी वर्किंग रिस्पॉन्सिबल है। यूरिनोजेनाइटल एक्टिविटी के लिए ध्यान दें, एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाने के लिए। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है, जिससे कि सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और सेक्स हार्मोन्स का रोल सिर्फ रिप्रोडक्शन में नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रोल हैं। जैसे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मेल्स में मसल के बिल्डअप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल्स में उनकी बोन की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। और आप ध्यान दें, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करवा रहा है, तो बॉडी में एजिंग की प्रोसेस को स्लो करता है। साथ में यहाँ देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन, स्किन की ब्लड सप्लाई अगर ये बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली हमारी स्किन की हेल्थ अधिक अच्छी हो जाएगी, अर्थात स्किन स्मूथ हो जाएगी और इसमें रिंकल्स आने की जो रेट होती है वो कम हो जाएगी। अर्थात अगर स्वस्थ, सुंदर और लंबा जीवन जीना है तो मोस्ट ऑफ टाइम में इसको एक्टिवेट रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि यह कब एक्टिवेट होता है? तो ये एक्टिवेट किया जाता है जब हम लोग रेस्ट कर रहे हों, जब हम लोग रिलैक्स कंडीशन में हों, और जब हम कुछ अच्छा फील कर रहे हों। ऐसी कंडीशन में, जैसे कि हम दूसरे की हेल्प करते समय अच्छा फील करते हैं, समझ रहे हैं ना, किसी को कुछ इकोनॉमिकली हम सपोर्ट कर दें तब अच्छा फील करते हैं, या किसी परेशान आदमी की थोड़ी सी मदद कर दें तो अच्छा फील करते हैं, या हम रेस्ट कर रहे हों, रिलैक्स कंडीशन की ओर हों, इन सभी कंडीशन में इसका एक्टिवेशन होता है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि इट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड प्लीजर। तो इस तरह से ये, अब सवाल उठता है कि इसका एक्टिवेशन कब होगा? यहां पर ध्यान दें, अगर हम लोग बात करें कि ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का एक्टिवेशन किस समय होगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम इसके एक्टिवेशन की बात करते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या एक्टिवेशन होगा, किस तरह से एक्टिवेशन होगा। तो आप कहेंगे कि इट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग, जी हाँ, ये एक्टिवेट किया जाएगा। किस समय एक्टिवेट किया जाएगा, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ड्यूरिंग फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। अब इन सभी कंडीशन को मिला करके कहते हैं इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशंस। और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे
और कंडीशन, और कौन सी कंडीशन, तो आप कहेंगे ड्यूरिंग द सीवियर कोल्ड एंड स्ट्रेस। इस तरह से इन कंडीशन के समय इसका एक्टिवेशन किया जाता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बच्चों देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में ANS तक की बात को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद में आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसमें हम लोगों को डिस्कस करना है रिसेप्टर के बारे में, जिनमें मेन फोकस होगा हम लोगों का आई एंड ईयर पर, ठीक है ना। और भी कुछ बातें बताएंगे बट मेन फोकस होगा हमारा आई और ईयर पर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ठीक है ना, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।